नमस्कार, मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत लंबे अंतराल के पश्चात मिल रहे हैं और कुछ विशेष कारण थे कि जिस वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई थी। और इस दौरान आपके भी बहुत मैसेज आए, फ़ोन आए कि मैम हमें ये टॉपिक करवा दीजिए, मैम हमें ये टॉपिक करवा दीजिए। आपका पढ़ाने का तरीका हमें बहुत पसंद है, हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो मैं भी बहुत प्रयास कर रही थी आप लोगों के सामने आने का, आपसे मिलने का, और आज वो समय आ ही गया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। और आपसे रूबरू होते हुए मुझे भी उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी आपको मिल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे थे और उसमें से 2-3 कवि और लेखक ऐसे थे जिनका अध्ययन रह गया था, शेष रहता है। तो आज उनमें से एक कवि हैं जिनका नाम है, कवि कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, पत्रकार कह लीजिए, तो जिनका नाम है बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त जो थे वो द्विवेदी युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक, कवि या पत्रकार माने जाते हैं। बालमुकुंद गुप्त को द्विवेदी युग और भारतेंदु युग को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। ये बात तो आपने जगह जगह पढ़ी होगी कि इन्हें क्या है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किसे कहा जाता है, या फिर बालमुकुंद गुप्त को द्विवेदी युग और भारतेंदु युग को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। किंतु क्यों माना जाता है, हम इस प्रश्न पर यदि बात करें तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भारतेंदु युग के कवियों की जो निबंध लेखन की जो शैली थी बहुत चुटीली थी, व्यंग्यात्मक थी। तो जैसे बालकृष्ण भट्ट लिखते थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र लिखते थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं लिखते थे, वैसे ही निबंध लेखन की जो शैली है वो बालमुकुंद गुप्त में पाई जाती है। और यदि हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर जिस युग का नाम रखा गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जो है भाषा के परिष्कार के लिए जाना जाता है। तो वो भाषा का परिष्कार, भाषा के प्रति जो एक सावधानी का जो बर्ताव है, वो बालमुकुंद गुप्त में द्विवेदी की अपेक्षा भी कहीं ना कहीं अधिक दिखाई पड़ता है। वे व्याकरण के नियमों के प्रति द्विवेदी जी के बजाय बहुत अधिक ये स्वयं सतर्क थे। एक बार तो ऐसा प्रसंग भी आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो एक सरस्वती पत्रिका में एक लेख छाप रहे थे, भाषा और व्याकरण, बहुत प्रसिद्ध लेख उनका था। और उस लेख में इन्होंने अनस्थिरता शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो बालमुकुंद गुप्त हैं, इन्होंने जब उस अस्थिरता शब्द को देखा तो उन्होंने बहुत चुटीले अंदाज के अंदर आत्मारामीय टिप्पण नाम से एक लेखमाला शुरू कर दी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उनके चुटीले अंदाज का जो जवाब है वो गंभीर शैली में ना देना उचित समझते हुए उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक लेखमाला प्रकाशित करनी शुरू कर दी और नाम रखा उसका सर्गो नरक ठिकाना नहीं, और कल्लू अलहित के नाम से वो उसमें लिखने लग गए। यानी कि बालमुकुंद गुप्त एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्विवेदी जैसे गंभीर व्यक्ति को भी चुटीले अंदाज में लिखने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम उसी बालमुकुंद गुप्त के विषय में चर्चा करेंगे, संपूर्ण विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो बालमुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 में। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही ये समकालीन है। 1865 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ हरियाणा।
हरियाणा प्रदेश के रोहतक, जो आजकल रेवाड़ी में है, जिले के गुड़ियानी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ इनका जन्म? 1865 ईस्वी में हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के गुड़ियानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म जो था एक बहुत अधिक संभ्रांत परिवार में हुआ। ऐसा नहीं था कि किसी गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया, ऐसा नहीं था, बल्कि इनके जो पूर्वज थे वो घोड़ों के व्यापार के लिए जाने जाते थे और इन्हें गुड़ियानी गांव में बख्शी राम वालों के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था। पिता कौन थे? लाला पूरनमल। और दादा जो थे उनका नाम था लाला गोवर्धन दास। लाला गोवर्धन दास इनके दादा का नाम था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? लाला पूरनमल, और दादा का नाम क्या था? लाला गोवर्धन दास था। अब यदि हम इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो यदि हम इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त की शिक्षा 10 वर्ष की आयु में गांव के ही एक मदरसे में शुरू हुई और इनकी शिक्षा का माध्यम बना उर्दू। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनकी वो कौन सी भाषा में हुई? उर्दू भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। देखिए, उर्दू भाषा में प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके पश्चात भी ये इतनी अच्छी हिंदी जानते थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी मृत्यु के पश्चात कहा कि बाल मुकुंद गुप्त से अच्छी हिंदी आज तक कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई इनकी? शिक्षा दीक्षा हुई इनकी गांव के मदरसे में 10 वर्ष की आयु में उर्दू माध्यम से इनकी शिक्षा हुई, उर्दू माध्यम से। और इनके जो हेडमास्टर थे उनका नाम था मुंशी वजीर अहमद खां। और ये मुंशी वजीर अहमद खां जो थे वो बाल मुकुंद गुप्त से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने अध्यापकों के प्रेम का वैसे ही पात्र बन जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेम के पात्र गुप्त जी भी बन गए थे। एक बार की बात है कि बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो 5वीं की परीक्षा देने के लिए अपने पिता के साथ एक स्कूल में गए और वहाँ स्कूल के अंदर जो है उप शिक्षा निरीक्षक आए हुए थे और उन्होंने बहुत से सभी बच्चों को एक प्रश्न करने के लिए दिया, एक सवाल करने के लिए दिया। और केवल मात्र बाल मुकुंद गुप्त ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया। तो जो बीओ साहब थे उन्होंने कहा उनके पिताजी से कि यदि आप इन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती आप करेंगे, और ये एक बहुत होनहार विद्यार्थी है, बहुत आगे तक ये आपका बच्चा जाएगा। तो जब ऐसी प्रशंसा उन्होंने इनके पिताजी ने बीओ के मुख से सुनी तो सुनकर के हर्ष से बहुत सीना उनका चौड़ा हो गया, गदगद हो गए पूरी तरह से, और उन्होंने सोचा कि वो अब अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। किंतु शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जब केवल बाल मुकुंद गुप्त केवल 14 ही वर्ष के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और इनके पिता के मृत्यु के 7 दिन के पश्चात ही इनके जो दादा गोवर्धन दास थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है।
अब बालमुकुंद गुप्त जो थे वो परिवार में सबसे बड़े थे, तो परिवार की सारी जिम्मेदारी का जो बोझ था वो बालमुकुंद के कंधों पर आ गया और 15 वर्ष की आयु में ही अनारो देवी से इनकी शादी भी कर दी गई। लेकिन जो पढ़ाई के प्रति जो लगाव था, अध्ययन के प्रति जो विशेष रुचि थी, जो एक मशाल इनके मन में जल रही थी, उसको इन्होंने बुझने नहीं दिया और 21 वर्ष की आयु में इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। 21 वर्ष की आयु में मिडिल की परीक्षा इन्होंने पास की और साथ ही साथ अपने मित्र मदन मोहन मालवीय के कहने पर इन्होंने एक अखबार का, एक पत्र का संपादन कार्य भी शुरू कर दिया। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आप लोग भी इसको लिख पाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और आपके लिए ये कॉपी पर अंकित करना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए, मतलब कि 10 वर्ष की आयु में इन्होंने उर्दू माध्यम से गांव के मदरसे में शिक्षा ली और इन्होंने 21 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की आयु में मिडिल की परीक्षा पास की। और फिर इन्होंने अपने मित्र मदन मोहन मालवीय के कहने पर क्या कर दिया, एक पत्र का संपादन कार्य शुरू कर दिया। और वो पत्र कौन सा था, 1885 में इन्होंने मथुरा अखबार में संपादन कार्य शुरू किया। 1885 में इन्होंने मथुरा अखबार में संपादन कार्य शुरू किया। किसके कहने पर शुरू किया, अपने मित्र के कहने पर, जिनका नाम था दीनदयाल शर्मा। ठीक है, दीनदयाल शर्मा के कहने पर इन्होंने अखबार में, कौन सा अखबार था, मथुरा अखबार। ठीक है, कब शुरू किया, 1885 ईस्वी में। और ये मथुरा अखबार जो था ये कौन सी भाषा का था, ये उर्दू भाषा का अखबार था और इसमें जो है वो कौन लिखते थे, बालमुकुंद गुप्त लिखते थे। किंतु इसमें इन्होंने 1 वर्ष तक ही काम किया। फिर 1886 ईस्वी में, क्योंकि मुख्यतः जो बालमुकुंद गुप्त हैं वो अपने निबंधों के लिए और अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता, तो इन्होंने क्या किया, 1885 में, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 1885 ईस्वी में इन्होंने मथुरा अखबार में काम करना शुरू कर दिया था। और फिर 1886 में अखबार था एक, कौन सा था, अखबारे चुनार। अखबारे चुनार एक पत्रिका थी जो 1886 ईस्वी में इन्होंने अखबारे चुनार जो पत्रिका थी उसमें काम करना शुरू कर दिया। और ये पत्रिका कौन सी भाषा में थी, ये उर्दू भाषा में निकलती थी। ठीक है, पहली पत्रिका थी उनकी मथुरा अखबार, दूसरी थी अखबारे चुनार और तीसरी इनकी पत्रिका थी जिसका नाम था कोहे नूर। क्या नाम था, कोहे नूर। और इसका संपादन इन्होंने शुरू किया था 1888 ईस्वी में। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी, लाहौर से निकलती थी। और कौन सी पत्रिका थी ये, उर्दू पत्रिका थी। ठीक है, उसके पश्चात 1888 ईस्वी के पश्चात इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। 1889 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई मदन मोहन मालवीय से। और उस समय मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो हिंदुस्तान एक पत्रिका थी जो काला कांकर से निकलती थी और बहुत हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी, 2-3 भाषाओं में और भी निकलती थी।
तो मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर ये हिंदुस्तान पत्रिका में काम करने के लिए कालाकांकर चले गए और वहाँ इनकी मुलाकात हुई प्रताप नारायण मिश्र थे, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र भी उस पत्रिका में सह संपादक के तौर पर कार्यरत थे। तो प्रताप नारायण मिश्र से जब मिले तो वो उनकी हिंदी से बहुत प्रभावित हुए और उनसे हिंदी सीखने का इनको मौका मिला और ये प्रताप नारायण मिश्र को अपना काव्य गुरु मानने लगे और उनसे हिंदी सीखने लगे और इन्होंने इस पत्रिका के संपादक तब के दौरान हिंदी में पारंगता हासिल कर ली। तो देखिए लिख लेते हैं कि हिंदुस्तान पत्रिका में भी इन्होंने काम किया और कहाँ से निकलती थी और कब शुरू किया? 1889 ईस्वी में। किसके कहने पर? मदन मोहन मालवीय के कहने पर। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? काला कांकर से ये पत्रिका निकलती थी और ये पत्रिका क्या थी? हिंदी दैनिक पत्रिका थी। आई बात समझ में? हिंदी दैनिक पत्रिका थी और ये काला कांकर से निकलती थी 1889 ईस्वी में। और यहाँ पर इनको कौन मिले? प्रताप नारायण मिश्र मिले और इनसे हिंदी उन्होंने सीखी। और लिख लीजिए कि ये प्रताप नारायण मिश्र को जानते होंगे ना। प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो भारतेंदु युग के बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार थे। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र को अपना काव्य गुरु मानते थे। ये प्रताप नारायण मिश्र को अपना काव्य गुरु मानते थे। ठीक है, ने 1891 तक यानी कि 2 वर्ष तक इस पत्रिका में काम किया, क्योंकि जब तक मदन मोहन मालवीय जी इस पत्रिका में काम कर रहे थे तो ठीक ठाक इनका काम चल रहा था, किंतु किसी कारणवश मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो छुट्टियों पर चले गए और इस पत्र के जो मालिक थे राजा रामपाल सिंह, उन्होंने इस पत्र की नीतियों में बदलाव कर दिया। और जब बालमुकुंद गुप्त ने अपने मतलब शैली के अनुसार अंग्रेजों के विरोध में कुछ ऐसा कड़ा लिख दिया कि जिसके कारण 1891 ईस्वी में इन्हें इस पत्र से निकाल दिया गया। तो यहाँ से निकलने के पश्चात जो बालमुकुंद गुप्त थे वो 2 वर्षों तक किसी पत्रिका में उन्होंने काम नहीं किया और 1893 ईस्वी में इन्होंने हिंदी बंगवासी एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में इन्होंने काम करना शुरू किया 1893 ईस्वी में। और इस पत्रिका में इन्होंने 1893 से 1898 तक इस पत्रिका में इन्होंने काम किया। 1893 से 1898 तक इस पत्रिका में 5 वर्षों तक इन्होंने निरंतर काम किया और हिंदी बंगवासी के संपूर्ण लेखों पर जो थी वो बालमुकुंद गुप्त की शैली की छाप दिखाई पड़ती थी। किंतु यहाँ पर भी कुछ ऐसा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुआ कि इन्होंने इस पत्र से भी अपना त्यागपत्र दे दिया और फिर जो इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ लेकर के आया पत्र और जिस पत्र ने इनकी जीवन शैली को गति दी, दिशा दी, फिर उस पत्र में इन्होंने काम किया और जिसका नाम था भारत मित्र। भारत मित्र पत्रिका में इन्होंने 1899 ईस्वी में कलकत्ता से निकलने वाली ये पत्रिका थी भारत मित्र पत्रिका। ये कहाँ से निकलती थी? ये पत्रिका जो थी वो कलकत्ता से निकलती थी और 1899 ईस्वी में बालमुकुंद गुप्त ने इस भारत पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया और संपूर्ण मतलब अधिकार जो था वो भारत मित्र पर किसका दिखाई पड़ता था? बालमुकुंद गुप्त का दिखाई पड़ता था। और इसी भारत मित्र पत्रिका में जो बालमुकुंद गुप्त
के बहुत ही प्रसिद्ध लेख थे शिव शंभू के चिट्ठे और खत। वो जो मार्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन की नीतियों के खिलाफ इन्होंने लिखे थे। शिव शंभू के नाम से लिखी गई चिट्ठियां जो थी वो भारत मित्र में ही 1904 और 5 में प्रकाशित हुई थी। लिख लीजिए, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत 1904-5 में इसी पत्रिका में प्रकाशित हुए। ठीक है ना। तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत 1904-5 में इसी पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुए थे। ये शिव शंभू के चिट्ठे और खत लिखने के पीछे किस प्रेरणा ने काम किया, ये भी एक बहुत ही रोचक विषय है। और जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रही, बल्कि डॉक्टर बच्चन सिंह की जो किताब है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस समय बालमुकुंद गुप्त कोहेनूर पत्र का संपादन कर रहे थे, तो उस समय 1888 ईस्वी में लाहौर से ये पत्रिका निकलती थी, उर्दू में थी। और उस समय जो लाला लाजपत राय है, वो राधा कृष्ण के चिट्ठे नाम से उर्दू में जो सर सैयद अहमद खां हैं, उनकी हिंदू मुस्लिम नीतियों के विरोध में राधा कृष्ण के चिट्ठे नाम से वो लेख लिखा करते थे। और शायद उन्हीं की प्रेरणा से ही जो बालमुकुंद गुप्त हैं, उन्होंने फिर भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे नाम से लेखमाला प्रकाशित करनी शुरू की। ठीक है, तो ये थे इनके सारे के सारे पत्र। और 1907 ईस्वी में इसी पत्रिका में काम करते करते इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने इस पत्रिका में काम किया। तो जी ने किन किन पत्रिकाओं में किस किस समय तक और कितने समय तक काम किया, ये सब कुछ हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इनका जो लेखन कार्य है उसके विषय में बात करेंगे। तो भारत मित्र पत्रिका में छपे जो इनके लेख थे उनकी बात कर लेते हैं। भारत मित्र पत्रिका के व्यंग्यात्मक लेख कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो है श्रीमान का स्वागत, श्रीमान का स्वागत। दूसरा है, मतलब मैं इनको क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख रही, जो मुझे याद आ रहा है मैं उसी तरीके से लिख रही हूँ। और एक है इनका आशा का अंत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से जो पाठ्यक्रम है, बहुत सी कक्षाओं का, उसमें ये शामिल किया हुआ है। आशा का अंत देखिए कौन कौन से हैं, श्रीमान का स्वागत, आशीर्वाद, आशा का अंत, और एक है विदाई संभाषण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विदाई संभाषण। और एक है इनका दुराशा, और उर्दू बीवी के नाम, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी। ये दुराशा नहीं है, एक दुराशा, एक दुराशा, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठी।
और है इनका बंग विच्छेद, बंग विच्छेद, और बहुत महत्वपूर्ण जिसके कारण मैंने आपको बताया था कि इनका जवाब देने के लिए अस्थिरता शब्द को लेकर के एक इन्होंने लेख लिखा था, आत्मारामीय टिप्पण, आत्मारामीय टिप्पण, भाषा की अस्थिरता। एक था इनका भाषा की अस्थिरता, भाषा की अस्थिरता। तो ये थे इनके महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो इनके हैं, और कुछ इनके सफुट कविताएं हैं इनकी, जैसे कि सफुट कविताएं वो कौन कौन सी है, जैसे कि खेल तमाशा, खेल तमाशा, खिलौने, और सर्पघात चिकित्सा। ये इनकी सफुट कविताएं हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि एक बार 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये प्रश्न आया था कि आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें ये एक व्यंग्यात्मक लेख था जो गोविंद प्रसाद मिश्र ने, जो इनका विवाद चल रहा था अस्थिरता शब्द को लेकर, तो गोविंद प्रसाद मिश्र ने आत्माराम की टेंटें नाम से एक लेख लिखा, और इसमें गोविंद प्रसाद मिश्र ने द्विवेदी जी का पक्ष लिया। द्विवेदी जी का आत्माराम की टेंटें एक व्यंग्यात्मक लेख था जो गोविंद प्रसाद मिश्र ने द्विवेदी जी का पक्ष लेने के लिए लिखा। ठीक है, तो ये आत्माराम की टेंटें बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आत्माराम की टेंटें जो निबंध था वो किसने लिखा, तो वो किसने लिखा था, गोविंद प्रसाद मिश्र ने लिखा था। और एक और नोट कर लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इनके विषय में। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में लिखते हैं, ये अपने समय के सबसे अनुभवी एवं कुशल पत्रकार थे। सबसे अनुभवी एवं कुशल पत्रकार थे। पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल निम्नलिखित में से किसे सबसे ज़्यादा अनुभवी पत्रकार के रूप में मानते हैं, तो वो कौन थे, बालमुकुंद गुप्त। यानी कि इसके अंदर प्रताप नारायण मिश्र का नाम दे सकते हैं, वो बालकृष्ण भट्ट का नाम दे सकते हैं, तो आपको किसे चुनना है, बालमुकुंद गुप्त को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी बंगवासी पत्रिका में भी इन्होंने काम किया, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो हैं वो हिंदी बंगवासी पत्रिका को भाषा गढ़ने की टकसाल मानते हैं। तो लिख सकते हैं आप
बद्री नारायण चौधरी, ये भी भारतेंदु युग के ही लेखक थे, कवि थे। बद्री नारायण चौधरी हिंदी बंगवासी, हिंदी बंगवासी, यहाँ लिख देते हैं पत्रिका को। तो बद्री नारायण चौधरी हिंदी बंगवासी पत्रिका को भाषा गढ़ने की टकसाल कहते हैं। तो यदि हम इनकी काव्य पंक्तियों की बात करें, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की, तो एक बार लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कह दिया था, तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। तो इन्होंने कहा कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज़, तुमको इसकी कहाँ तमीज। तो ऐसी बातें वो किया करते थे। तो ये थे हमारे बाल मुकुंद गुप्त, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक थे, निबंधकार थे और पत्रकार थे, और जिनका नाम आज भी पत्रकारिता जगत में विशेष आदर के साथ लिया जाता है। तो इन बाल मुकुंद गुप्त को हम प्रणाम करते हैं और आज की वीडियो का यही हम समापन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करके बहुत आगे तक पहुँचाइए। धन्यवाद।